Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे, लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट नहीं किए थे, वो कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमने डिस्कस कर लिया था और 41 मैंने आपको क्रॉस करवाया था कि ये नहीं करना हमने। नेक्स्ट 42, व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग ऑफ चेक एंड व्हाट इज इट्स इफेक्ट। जनरल क्रॉसिंग क्या होती है? जब चेक के लेफ्ट अपर कॉर्नर में दो पैरेलल लाइंस लगा दी जाती हैं, इसे कहते हैं जनरल क्रॉसिंग। और इसका इफेक्ट क्या होता है? अब इस चेक की पेमेंट ओवर काउंटर नहीं हो सकती, बस सिर्फ अकाउंट में हो सकती है। क्वेश्चन 43, अंडर द प्रोविजंस ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ वर्ड नॉट नेगोशिएबल ऑन ए चेक क्रॉस स्पेशली। देखिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो चेक जनरली क्रॉस्ड है या स्पेशली क्रॉस्ड है। जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो हमने इफेक्ट बताना है नॉट नेगोशिएबल का। हमने क्रॉस स्पेशली का इफेक्ट नहीं बताना, नॉट नेगोशिएबल का इफेक्ट बताना है उसने। क्रॉस स्पेशली का मतलब क्या होता है वैसे कि स्पेसिफाइड बैंकर ही कलेक्ट कर सकता है, ठीक है, स्पेसिफाइड बैंकर ही कलेक्ट कर सकता है अमाउंट। लेकिन यहाँ पे वर्ड उसने पूछा नॉट नेगोशिएबल। इसमें दो चीज़ें बताएंगे हम, एक नॉट नेगोशिएबल का क्या मतलब नहीं है और दूसरा नॉट नेगोशिएबल का क्या मतलब है। क्या मतलब नहीं है? इसका ये मतलब नहीं है कि ये ट्रांसफरेबल नहीं होगा। नॉट नेगोशिएबल स्टिल ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफरेबल है। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है होल्डर ऑफ डिफेक्टिव टाइटल कैन नॉट ट्रांसफर गुड टाइटल। नॉर्मल नो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रिजम्पशन क्या होती है हमारी कि एक होल्डर जो है, चाहे उसका डिफेक्टिव टाइटल क्यों ना हो, वो अगर अगली पार्टी को निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर करता है और वो नेक्स्ट पार्टी इन गुड फेथ फॉर कंसिडरेशन, यानी उसको नहीं पता, वो इनोसेंट पार्टी है, इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करती है तो गुड टाइटल ट्रांसफर हो जाएगा। ये नॉर्मल रूल है। लेकिन अगर उसके ऊपर नॉट निगोशिएबल लिखा हो तो फिर चाहे वो थर्ड पार्टी इनोसेंट क्यों ना हो, चाहे उसने फॉर कंसिडरेशन गुड फेथ क्यों ना चेक लिया हो, अगर नॉट निगोशिएबल लिखा है और होल्डर का टाइटल डिफेक्टिव है, वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। 43 क्लियर? नेक्स्ट, एज पर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिफाइन बेयरर एंड पोस्ट डेटेड चेक। बेयरर चेक का मतलब क्या है? नहीं, बेयरर चेक का ये मतलब नहीं है जो ओवर द काउंटर पे हो सकता है, वो तो क्रॉस और क्रॉस का फर्क है। बेयरर का मतलब ये है कि कोई भी पर्सन चेक रिसीव, इसके चेक पे अगेंस्ट अमाउंट रिसीव कर सकता है, ठीक है। बेयरर या जो बेयरर है या ऑर्डर है, इसका ताल्लुक होता है रिसीव कौन करेगा, ठीक है, रिसीव कौन करेगा। जो क्रॉस और अनक्रॉस का ताल्लुक होता है वो होता है पेमेंट कैसे होगी, ठीक है, वो पेमेंट मोड से ताल्लुक करता है क्रॉसिंग और अनक्रॉसिंग। तो बेयरर जो कोई भी रिसीव कर। पोस्ट डेटेड चेक कौन सा होता है? जिसके 6 महीने गुजर चुके हों? नहीं, उसको तो स्टेल चेक कहते हैं, पोस्ट फ्यूचर डेट का चेक। 45, the holder of a check has no right of action against a banker for refusing to pay the check because there is no privity of contract between the holder and the banker। जनरल रूल बता रहा है कि जो चेक का होल्डर, यहाँ पे होल्डर से मुराद अकाउंट होल्डर नहीं है, हाँ, चेक होल्डर, जिसको अकाउंट होल्डर ने चेक लिख के दिया। कह रहा है जी वो बैंक के खिलाफ केस नहीं कर सकता। क्यों नहीं केस कर सकता? क्योंकि उसके और बैंक के दरमियान में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सही कह रहा है। फिर कह रहा है अंडर द प्रोविजंस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिस्कस द एक्सेप्शंस अंडर विच होल्डर बिकम एंटाइटल्ड टू एनफोर्स पेमेंट फ्रॉम द बैंकर। दो एक्सेप्शंस हैं। पहली, क्रॉस चेक की पेमेंट काउंटर पे कर दे बैंकर, और दूसरा, अगर चेक रीजनेबल टाइम में प्रेजेंट ना हो एंड बैंक फेल्स, तो उन दोनों के सिचुएशन में होल्डर जो है वो डायरेक्टली बैंक के खिलाफ केस कर सकता है। 45 क्लियर? 46 को क्रॉस कर दीजिए, ये 49 ही तकरीबन डुप्लीकेट हो रहा है। 46 को क्रॉस कर दीजिए। 47, ए बैंकर पेज ए चेक क्रॉस जनरली ओवर द काउंटर, ये तो गया।
इज ही लायबल टू द ड्रॉर और टू द पेई ऑफ द चेक? बैंक किसको लायबल है? हाँ, ड्रॉर को नहीं, यानी काउंट होल्डर को नहीं, ड्रॉर तो काउंट होल्डर, उसको नहीं, पेई को, यानी होल्डर ऑफ द चेक को। ठीक है, वो एक्सेप्शन में से बिल्कुल कोई पॉइंट। 48, अच्छा ये अच्छा क्वेश्चन है। 48 कह रहा है ए चेक पेएबल टू बेयरर इज क्रॉस जर्नली एंड इज मार्क्ड नॉट निगोशिएबल। क्रॉस कर दिया और नॉट निगोशिएबल लिख दिया। चेक इज लॉस्ट एंड कम्स इनटू द पोजेशन ऑफ बी। चेक गुम हो गया और बी को मिला। हु टेक्स इन गुड फेथ एंड फॉर वैल्यू। और बी ने जो चेक जिस बंदे से लिया, इन गुड फेथ लिया, फॉर वैल्यू लिया। अब बताइए, जिस बंदे के पास चेक था, फर्ज कीजिए वो मिस्टर एक्स था, मिस्टर एक्स को चेक मिला, बी के पास जाके उसने चीजें खरीदी और चेक दे दिया। मिस्टर एक्स इटसेल्फ क्या इंटाइटल्ड था पेमेंट रिसीव करने के लिए? अच्छा यहां पे सुनिए जरा, अल्फाज सुनिए। वो इंटाइटल्ड था पेमेंट रिसीव करने के लिए, यानी अगर वो बैंक के पास चला जाता और बैंक को पता ना चलता, बैंक को इंफॉर्मेशन ना होती, तो मिस्टर एक्स रिसीव कर सकता था उस चेक की अमाउंट को। लेकिन अगर करता तो उसको रीपे करना पड़ता बाद में। देखिए दो कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट ये है कि क्या मैं निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट लिखी है वो रिसीव कर सकता हूं कि नहीं, ये अलग कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट, क्या मैं लीगली मेरा उसके ऊपर हक है कि नहीं, ये दूसरा कंसेप्ट है। जैसे गुमी हुई कोई चीज कहीं पे हमें मिल जाए, ठीक है, हम अगर उसको पकड़, हम उसको खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नहीं खर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर हम खर्च करते हैं तो हमें ट्रू ओनर को उसकी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ट्रू ओनर को। उसी तरह निगोशिएबल, अगर किसी का टाइटल डिफेक्टिव हो, गुम हो गया, चोरी हो गया, और अगली पार्टी को ना बताओ, तो जिसका डिफेक्टिव टाइटल है, मे बी वो जाके जब प्रेजेंट करे उस थर्ड पार्टी को नहीं पता कि इसका टाइटल डिफेक्टिव है अगर, और वो पेमेंट कर दे, कैश मिल जाएगा इसको, लेकिन इसने बाद में ट्रू ओनर को फिर कंपनसेट करना होगा। ठीक है, कंसेप्ट ये नहीं है कि जिसका टाइटल डिफेक्टिव है वो पेमेंट रिसीव ही नहीं कर सकता। कंसेप्ट यह है कि जिसका टाइटल डिफेक्टिव है उसे पेमेंट रिसीव नहीं करनी चाहिए, अगर वो करेगा तो लायबल टू पे होगा। ये एक बात समझ आई आपको? ठीक है, जो होल्डर है ना, होल्डर, उसका टाइटल अगर डिफेक्टिव भी हो, स्टिल वो कैश रिसीव कर। अगर मेरा चेक फॉर एग्जांपल बेयर चेक है, गुम हो जाए और मुझे पता नहीं चला, ठीक है, जिस बंदे को मिला वो बैंक में चला जाएगा, क्या बैंक वाला उसको पेमेंट नहीं कर देगा? वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं है, वो ट्रू ओनर नहीं है उस चेक का। लेकिन चेक अगर बैंक से वो पेमेंट ले लेता है तो उसकी लायबिलिटी होगी बाद में मुझे रीपे करे। ठीक है, ये तो एक्स की बात बताई जिसका क्वेश्चन में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन कंसेप्ट आपको बताना था। ये बात समझ आई? ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अब वो कह रहे हैं एक्स जो था उसे खतरा था कि मैं बैंक के पास जाऊंगा तो पता नहीं बैंक में इतला ना पहुंच गई हो कि चेक गुम हो गया और मुझे पकड़ना ले उधर। तो उसने क्या किया, वो उसने आगे बी को जाके कहा कि आप मुझे चीजें बेचिए, चेक ले लें, चेक ले। अब बताइए क्या बी को गुड टाइटल ट्रांसफर हुआ? क्वेश्चन सी इंफॉर्मेशन से पता चल रहा है बी इनोसेंट पार्टी है, बी इनोसेंट पार्टी है। नॉर्मल रूल ये है कि इनोसेंट पार्टी को टाइटल ट्रांसफर हो जाता है गुड। हाँ, यहां पे नॉट निगोशिएबल की वजह से नहीं होगा। बी डिपॉजिट्स द चेक इनटू हिज ओन अकाउंट एंड हिज बैंकर कलेक्ट्स द सेम। अच्छा, बी ने जमा करवा दिया और देखिए वही बात, बी का टाइटल डिफेक्टिव था, बी का टाइटल डिफेक्टिव, लेकिन क्या उसने चेक रिसीव कर लिया? बिल्कुल कर लिया। ठीक है, अब वो कह रहे हैं डिस्कस द लायबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग बैंक एंड पेइंग बैंकर। कलेक्टिंग बैंक और पेइंग बैंक, क्या दोनों की लायबिलिटी इकट्ठे हमने डिस्कस करनी है कि अलग-अलग हेडिंग देके? पहले पेइंग बैंक की लायबिलिटी डिस्कस कर लेते हैं। पेइंग बैंक की क्या पेइंग बैंक की लायबिलिटी है? पेइंग बैंक की कोई लायबिलिटी नहीं अगर उसने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस पेमेंट किया। यानी अगर पेइंग बैंक को इतला ही नहीं थी कि चेक गुम हो गया तो उसने पेमेंट रोकनी थोड़ी थी, उसने तो पेमेंट कर देनी थी। ये बात समझ आई? पेइंग बैंक की लायबिलिटी नहीं है। पेइंग बैंक कौन से वाला भला? हाँ, जिसका चेक यूबीएल का था उसने फैसल बैंक में जाके जमा करवा दिया,
तो यहां पे पेइंग बैंक कौन है? यूबीएल। कलेक्टिंग बैंक कौन है? फैसल बैंक। तो यूबीएल की कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर उसने इन गुड फेथ विदाउट नेग्लिजेंस एक्ट किया। जो फैसल बैंक है, कलेक्टिंग बैंक, क्या इसकी कोई लायबिलिटी है? इसकी 3 कंडीशन है, इसकी भी कोई लायबिलिटी नहीं, प्रोवाइडेड 3 कंडीशन मेट हो रही है। पहला वही विदाउट नेग्लिजेंस इन गुड फेथ कलेक्ट किया हो, चेक जो है उसने कस्टमर के बिहाफ पे कलेक्ट किया है, अपने अकाउंट में नहीं, और चेक वाज ऑलरेडी क्रॉस्ड बिफोर कमिंग इनटू हिज हैंड। क्रॉस था तभी तो कलेक्टिंग बैंक बना वो। ये दोनों बैंक्स की लायबिलिटी क्लियर हो गई। अब आगे कह रहा है कैन बी कंपेल्ड टू रिफंड द मनी टू ट्रू ओनर ऑफ द चेक। क्या बी को मजबूर किया जा सकता है कि वो ट्रू ओनर को चेक की अमाउंट वापस करे? बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि उसका टाइटल डिफेक्टिव था। तो डिफेक्टिव टाइटल वाले को अव्वल तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट रिसीव नहीं करनी चाहिए, और अगर वो कर लेता है तो वो लायबल टू रीपे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। ए चेक इज ड्रॉन पेएबल टू बी आर ऑर्डर। चेक पेएबल टू बी है या ऑर्डर है? अच्छा, यहां पे मुझे बताइए, चेक पेएबल टू बी आर ऑर्डर है, क्या बी इस चेक की पेमेंट रिसीव कर सकता है? सी कर सकता है? सी एज इट इज सिचुएशन में सी पैसे रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन अगर बी ये चेक सी को दे दे फिर भी नहीं कर सकता, जब तक के बी इस चेक को देते हुए इस चेक पे सी का नाम लिख के अपने साइन ना कर दे। ठीक है, ये कंसेप्ट देखिए, निगोशिएट हो, लेकिन निगोशिएशन का भी तरीका है ना। बेरर चेक जो होता है ना, बेरर चेक, वो तो सिंपल, मैंने इनको दिया, इन्होंने आगे दे दिया, इन्होंने आगे दे दिया, वो तो वैसे ही निगोशिएट होता रहेगा। बेरर चेक कैसे निगोशिएट होगा? सिंपल डिलीवरी, ए से बी को डिलीवरी, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को। लेकिन जो ऑर्डर चेक है उसके ऊपर लिखा हुआ है बी आर ऑर्डर, का मतलब पता क्या है? या तो बी को पेमेंट होगी या जिसको बी ऑर्डर करेगा उसको पेमेंट होगी। बी आर ऑर्डर का मतलब क्या है? या तो बी को पेमेंट होगी या बी जिसको ऑर्डर करेगा उसको पेमेंट होगी। अब कैसे पता चलेगा बी ने किसको ऑर्डर किया? उसका नाम लिखेगा जिसको ट्रांसफर करना और अपने साइन करेगा। साइन लाजमी करेगा, नाम तो कोई भी लिख सकता है। साइन जिससे पता चलेगा बी ने अब ये राइट आगे सी को दे दिया है। फिर उसी तरह ये सी आर ऑर्डर बन जाएगा, फिर सी के पास राइट होगा, चाहे वो खुद पैसे ले ले, चाहे आगे फर्दर किसी को मजीद निगोशिएट कर दे। लेकिन जब सी आगे किसी को निगोशिएट करेगा वो क्या करेगा? डी को, डी का नाम लिखेगा, साइन करेगा, नाम भी लिखेगा। अब सुने, अब आपने क्वेश्चन रेज किया, 2 बातें बता रहा हूं। अगर भाई 2 तो पहले समझ लें भैया, ये बात बता रहा हूं, समोसे नहीं खिला रहा, 2 नहीं 3 बताएं। अच्छा पहले नहीं भैया, नहीं भैया सुनो, बात भूल जाएगी मुझे, सुन लें, अभी भूलने से पहले सुन लें। अगर नहीं, जगह बड़ी होती है उसके, बेफिक्र है, वो कहते हैं जगह खत्म होगी साथ में दूसरा कागज लगा लें, बेफिक्र है, जगह बड़ी है। वो कहते हैं अगर डील अगर डी ने, सुन लें, अगर डी ने आगे ई को चेक देना है, डी ने साइन किए, ई का नाम नहीं लिखा, बेरर हो गया। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है? क्योंकि अब ये किसी को भी, जिसको भी फ्री हैंड ट्रांसफर हो सकता है, और जिसको मिलेगा जब उसने आगे फर्दर निगोशिएट अगर फॉर एग्जांपल नहीं करना, अपना नाम लिख ले। ये बात समझ आई? अगर तो वो ई आर ऑर्डर ही लिखता है, ई का नाम लिख के साइन कर देता है, इसका मतलब है ये अभी भी ऑर्डर ही है। अगर नाम लिखे बगैर सिर्फ साइन करता है, और अगर वो लिखता है ई ओनली, अब साइन करता है, अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहा। जब हम लिखते हैं ना ओनली, ई ओनली, ई ओनली का मतलब क्या? ओनली का लफ्ज क्या है भैया? इसके अलावा और किसी को नहीं। ये वो रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग वाला केस बन जाता है।
ये फर्क समझ आया? ये लिख लीजिए अभी दो बातें जो बताइए आपको। एक के कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। आप ऐसा कीजिए कि लिखें, नहीं फोटो कॉपी नहीं, यहां पे लिखें, छोटी सी एक डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे लिखें निगोशिएशन का मतलब पता है क्या होता है? और ट्रांसफर करना। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पहला लफ्ज यही पढ़ाया था आपको, निगोशिएबल ट्रांसफरेबल। निगोशिएशन मतलब ट्रांसफर करना। इंस्ट्रूमेंट एक बंदे से दूसरे बंदे को ट्रांसफर करना है, कैसे होगा? डिपेंड करता है बेयरर है या ऑर्डर है। बेयरर है तो सिर्फ डिलीवरी से, यानी अगले बंदे के इंस्ट्रूमेंट दे दिए, निगोशिएट हो गया। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो फिर डिलीवरी प्लस साइन, दोनों चीजें होनी चाहिए। साइन, अगर कहें तो साइन का लीगल नेम बता दो, इधर क्या है? एंडोर्समेंट। शाबाश, आपने तो पढ़ा हुआ लगता है। साइन की वजह, अगर कंसेप्ट को बेसिक रखना चाहते हैं तो सिर्फ साइन लिख लें। अगर चाहते हैं कि लीगली कंप्लीट कंसेप्ट आपको पता चले तो फिर डिलीवरी प्लस एंडोर्समेंट लिख लें। ठीक है जी। और इसमें हमने 3 केसेस में फर्क रखना है। इसमें पहला केस, ये इसकी बात कर रहा हूं ऑर्डर की। पहला केस ए लिख के आगे साइन कर दिया, इसका मतलब कुछ हो रहा है। दूसरा केस, नाम कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ आगे साइन कर दिया। तीसरा केस, ए ओनली लिख के आगे साइन कर दिया। तीनों केसेस का इफेक्ट डिफरेंट है। निगोशिएशन तीनों में हो रही है। साइन, निगोशिएशन के लिए साइन जरूरी है और डिलीवरी जरूरी है। नाम लिखा या नहीं लिखा, या नाम के आगे ओनली लिखा, ये अलग कंसेप्ट है। निगोशिएशन के बगैर हो जाएगी। निगोशिएशन के लिए नाम लिखना जरूरी नहीं, क्या चीजें लिखना जरूरी है? क्या चीजें होना जरूरी है? साइन और डिलीवरी। साइन को हम लॉ में क्या कहते हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट। शाबाश, क्लियर हो गई ये बात? ठीक है। तो ये अच्छा, अब आगे यहां से कहानी शुरू हुई थी। ए चेक इज ड्रॉन पेएबल टू बी आर ऑर्डर। ठीक है, यहां बी को मिलना था यार, उसके ऑर्डर पे। इट इज स्टोलन एंड बीज एंडोर्समेंट इज फॉर्ज्ड। चोरी हो गया और किसी ने, जिसके पास भी, मिस्टर सी के पास चोरी किया, मिस्टर सी ने, उसने बी के गलत साइन करके, बी के गलत करके अपना नाम लिख दिया। अब सुने, चेक किसने इशू किया था? किसी बंदे ने, मिस्टर ए ने। दिया किसको? बी काउंट होल्डर नहीं था, बी को चेक मिला है। क्वेश्चन के देखे, चेक इज ड्रॉन पेएबल टू बी। चेक किसी ने इशू किया, क्या? पेएबल टू बी आर ऑर्डर, बी को दिया। बी से चेक गुम हो गया, सी ने पकड़ा, उसने देखा बी आर ऑर्डर है, उसने कहा अच्छा, उसके आगे सी लिखा और बी के फेक साइन कर दिए। बैंक के पास चला गया, बैंक ने चेक पे कर दिया। इज द बैंक डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी? क्या बैंक लायबल है? बैंक लायबल नहीं है। एक जी, साइन किसके फेक है? क्या बैंक के पास बी के चेक साइन का स्पेसिमन होता है? वो नहीं होता। तो बैंक ये वेरीफाई कर ही नहीं सकता बी के साइन जेन्युइन है कि फेक है। बैंक के पास किसका स्पेसिमन होता है? अकाउंट होल्डर का। अगली बात वो वही पूछ रहा है, वुड इट मेक एनी डिफरेंस इफ ड्रॉअर सिग्नेचर वर फॉर्ज्ड? हाँ बिल्कुल, बैंक जब भी साइन देखता है वो ड्रॉअर के देखता है। आगे फर्दर निगोशिएशन हुई है, उनके साइन नहीं उसने देखने। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? खासतौर पे ये कंसेप्ट, निगोशिएशन कैसे होगी डिपेंड करता है बेयरर इंस्ट्रूमेंट है कि ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। बेयरर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? सिर्फ एक हाथ से दूसरे हाथ ट्रांसफर डिलीवरी हो जाए, निगोशिएशन हो गई। और ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट की निगोशिएशन कैसे होगी? डिलीवरी प्लस सिग्नेचर। तो खुद बताइए,
कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सिक्योर है? ऑर्डर वाला, ठीक है। और इसमें 3 केसेस में फर्क है। नाम लिख के साइन कर दिया, अलहदा केस। नाम लिखे बगैर साइन कर दिया, अलहदा केस। नाम के आगे ओनली लिख के साइन कर दिया, अलहदा केस। नाम लिख के साइन कर दिए, इसका मतलब है अब ये इंस्ट्रूमेंट हो गया ए और ऑर्डर। या तो इसकी पेमेंट ए को होगी या ए के ऑर्डर पे किसी को होगी। अगर ए ने आगे फर्दर किसी और को देना है तो वो उसका नाम लिख के फिर अपने साइन करेगा, ठीक है। क्योंकि राइट टू रिसीव मनी इस वक्त किसके पास है? ए के पास। क्लियर? चलिए जी जी, दूसरा, हाँ दूसरा भी सुन ले। नहीं कोई मसला नहीं। ब्लैंक, आपने यहां पे नाम कोई नहीं लिखा, तो ये इंस्ट्रूमेंट अब ऑर्डर की बजाय बेरर हो गया। क्योंकि अब ये 50 बंदों के पास भी ट्रांसफर होता जाए ना, होता जाएगा। जब 50वें बंदे के पास आएगा, वो कह रहा है नहीं अब मैंने पेमेंट लेनी है, तो कोई बात नहीं, 50वां बंदा अपना यहां पे नाम लिख दे, मिस्टर जे, तो वो पेएबल टू जे हो जाएगा, ठीक है। ये दो। तीसरा भी सुन ले। ए ओनली का मतलब ये है कि अब जो पेमेंट होगी इस इंस्ट्रूमेंट की सिर्फ और सिर्फ ए को होगी। अब ए का राइट तो है कि वो पेमेंट रिसीव कर सकता है, लेकिन उसका ये राइट नहीं है कि इसको फर्दर निगोशिएट करे। नहीं चौथा अभी कोई नहीं है भैया, वो भी कोई केस दीजिए। बेरर जो है, बिल्कुल बेरर को ऑर्डर भी बना सकते हैं। अगर आप यहां पे उसका नाम लिख देंगे तो वो ऑर्डर बन जाएगा। ऑर्डर भी बेयर बन सकता है, हाँ खुद को इंडोर्स किया। अगर अपना नाम लिखते हैं खुद को, ये केस भी डिस्कस हुआ है, वो भी हमने नहीं करना यहाँ क्लास में, आज की क्लास में नहीं करना। कि अगर वो बंदा जिसने चेक इश्यू किया था उसके पास घूम फिर के खुद आ जाए चेक, तो वो अपने आप को क्या इंडोर्स कर सकता है कि मैं इस हाथ से पैसे दूंगा, इस हाथ से पैसे लूंगा। केस डिस्कस हुआ है, वो बाद में करेंगे हम डिस्कस जी। यहां तक क्लियर फॉर। अच्छा 50 में व्हेन मस्ट ए बैंक रिफ्यूज पेमेंट अगेंस्ट ए चेक, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, छाप देंगे सारी उसके रीजंस डिसऑनर के। जी लेक्चर में कोई क्वेश्चन, कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, पूछ लीजिए। जी पूछिए भैया, 2 पूछिए। क्वेश्चन कौन सा है? नॉट निगोशिएबल वाला क्वेश्चन 48। हाँ सुन ले। बी को तो नहीं, वो कह रहे हैं सर इस क्वेश्चन में बी जो है उसके साथ तो ज्यादती हो रही है ना, उसको तो पता भी नहीं था कि चेक जो है वो चोरी का है, और उसने चीजें दी, उसको कंसिडरेशन दी, फिर चेक मिला। नॉट निगोशिएबल है ना। नॉट निगोशिएबल एक तरह की वार्निंग होती है कि भाई चेक एक्सेप्ट करने से पहले उसकी लीगल ओनरशिप को कंफर्म कर लो। नॉट निगोशिएबल इसी वार्निंग का नाम है कि इस चेक को रिसीव करने से पहले कंफर्म कर लो ये बंदा जेन्युइन ओनर है कि नहीं, और अगर कोई बंदा नहीं करता तो उसकी गलती है। जी और कोई क्वेश्चन? जी कंटिंजेंट एडिशन और सबसे, हाँ एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी है कि मनी की अमाउंट सर्टन होनी चाहिए, उसमें कंटिंजेंट एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। यानी ऐसे अगर फर्ज कीजिए मैं कहता हूं कि जी मैं 5 लाख रुपए अदा करूंगा, सर्टन अमाउंट है। अगर मैं कहूं मैं पे करूंगा 5 लाख रुपए प्लस आपका जितना सेलिंग कमीशन बनेगा वो, तो क्या ये निगोशिएबल सर्टन सम है? नहीं है। और अगर मैं लिखूं मैं पे करूंगा 5 लाख आफ्टर डिडक्टिंग नेसेसरी एक्सपेंसेस, क्या ये सर्टन सम ऑफ मनी है? नहीं है। तो ये निगोशिएबल, सर्टन सम ऑफ मनी नहीं तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं। क्लियर हो गया? ये कंटिंजेंट का मतलब है जो कंफर्म ना हो। और अगर इंस्ट्रूमेंट इस तरह का हो, मैं पे करूंगा 10 लाख प्लस इंटरेस्ट फॉर 3 मंथ, हाँ ये भी कंटिंजेंट है। क्यों? रेट ये अनसर्टन है, रेट मेंशन नहीं है। हाँ अगर रेट भी मेंशन हो कि मैं एट द रेट ऑफ 10% पर मंथ या पर एनम इंटरेस्ट पे करूंगा, ये सर्टन है क्योंकि ये कैलकुलेट हो सकता है। जी और कोई क्वेश्चन? चलिए अब हमने जो देखिए, ये जो हमारा चैप्टर है इसके 2 हिस्से हैं।
एक हिस्से में ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करता है जो अलग-अलग प्रोमिसरी नोट के अलग है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अलग है, चेक के अलग है। और दूसरा हिस्सा ऐसा है जो ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करता है जो सबके लिए कॉमन है। ठीक है, वो तीनों तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, या यूं कह ले कि एक से ज्यादा निगोशिएबल जो हमारा अभी तक हमने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का हिस्सा पढ़ा वो था स्पेसिफिक प्रोविजन। ठीक है, जो हर एक इंस्ट्रूमेंट पे अप्लाई होती हैं। अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो है जनरल प्रोविजन, वो तीनों तरह के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मे बी एक आधी कोई प्रोविजन ऐसी हो जो किसी दो पे एप्लीकेबल है, तीसरे पे नहीं एप्लीकेबल, मे बी, लेकिन नॉर्मली ये जो अब हम प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं ये जनरल प्रोविजन या कॉमन प्रोविजन है, ये सारे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई होते हैं। पहले दो कंसेप्ट्स आज हमने स्टडी करने हैं, एक लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और इसके टाइप्स, और दूसरा है पार्टीज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। टाइप्स भी है प्लस कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये हम पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन अब रूटीन में सीक्वेंस वाइज हम कंसेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला कह रहा है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इंस्ट्रूमेंट का मतलब, इसमें इंस्ट्रूमेंट का मतलब लदा समझना है, निगोशिएबल का मतलब अलग। इंस्ट्रूमेंट का मतलब डॉक्यूमेंट होगी यानी रिटन फॉर्म में होगा। गिविंग राइट टू रिसीव मनी, जो कि किसी भी पर्सन को राइट टू रिसीव मनी दे रहा होगा, यानी जिस पर्सन के पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पास ये राइट है कि इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे जो भी अमाउंट लिखी है वो रिसीव कर सके। नेक्स्ट ट्रांसफरेबल है। ट्रांसफरेबल है, किसको ट्रांसफरेबल है? वन पर्सन से अदर पर्सन को। ट्रांसफरेबल मतलब निगोशिएबल है। एग्जांपल्स क्या है इसके? 3, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट। ये पहले डेफिनेशन पढ़ चुके हैं हम जब पहला लेक्चर था। क्लियर हो गया ये? अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की? पहले कैरेक्टरिस्टिक, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अच्छा, ट्रांसफरेबल है ये बात तो समझ आती है। फ्रीली ट्रांसफरेबल का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को ट्रांसफर करने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। ड्रॉर ने ड्राई के नाम पे इशू किया और जो हवाले किया पेई को, पेई के पास है। क्या पेई इसको निगोशिएट कर सकता है? ए ने बी को ऑर्डर दिया, भैया सी को पेमेंट करनी है तुमने, सी आगे डी को दे सकता है ये? क्या सी को डी को ट्रांसफर करने से पहले ए या बी की इजाजत की जरूरत है? नहीं जरूरत। फ्रीली का ये मतलब है कि चेक को या जो भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इसे फर्दर निगोशिएट करने के लिए किसी प्रायर पार्टी की परमिशन की जरूरत नहीं। दूसरा, होल्डर ट्रांसफर्स गुड टाइटल। ये तो हमारी जनरल प्रिजम्पशन है कि जो होल्डर है वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, चाहे होल्डर का अपना टाइटल डिफेक्टिव क्यों ना हो, वो आगे गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन इसके भी हाँ कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? पहला, जब नॉट निगोशिएबल लिखा, और दूसरा जब वो पार्टी इन गुड फेथ काम ना करे, यानी दूसरी पार्टी को पता है कि चोरी का चेक है फिर भी वो रिसीव कर ले, उस सूरत में भी गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। गुड टाइटल कब ट्रांसफर होता है? जब पार्टी जिसको निगोशिएट किया जा रहा है वो इन गुड फेथ एक्ट करे और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर भी नॉट निगोशिएबल ना लिखा हो। नॉट निगोशिएबल लिखा होगा तो जनरल रूल अप्लाई नहीं होगा, और अगर जिस बंदे को ट्रांसफर किया जा रहा है उसे पता होगा कि इस बंदे का टाइटल डिफेक्टिव है फिर भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, होल्डर कैन सू इन इट्स ओन नेम। होल्डर जो है वो केस फाइल कर सकता है अपने नाम से। ए ने बी को कहा सी को पेमेंट करो 2 महीने बाद, सी के पास सी ने आगे डी को ट्रांसफर किया, डी ने आगे ई को किया, ड्यू डेट पे डिसऑनर हो गया। ये बताइए ई किसके खिलाफ केस कर सकता है? ड्रॉर के खिलाफ, ड्राई के खिलाफ, जो लोग निगोशिएट कर सकते हैं उनके खिलाफ, या किसी के भी खिलाफ? इसका मतलब, इसका जवाब है किसी के भी खिलाफ कर सकता है।
ठीक है। अच्छा, अपने नाम से करेगा कि पेई के नाम से करेगा? अपने नाम से, यानी वो खुद डायरेक्ट केस फाइल कर सकता है। वो डिसाइड करता है ना कि मैंने ड्रॉर के खिलाफ केस फाइल करना है, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ड्रॉर के पास आएगा। ड्रॉर ये नहीं कहेगा भैया मिस्टर ई मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं, मैं जानता हूं बी को, मैं जानता हूं सी को, आगे किसी को नहीं, ये नहीं कह सकता ड्रॉर, ठीक है। ई चाहे तो डायरेक्ट मिस्टर ए के खिलाफ केस फाइल कर सकता है अपने नाम से रिकवरी के लिए। ये बात समझ आ गई। फिर इसके बाद निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू बेरर भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। बेरर कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? एनीवन हु होल्ड्स निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वो कैश रिसीव कर सकता है। ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? सिर्फ स्पेसिफाइड पर्सन ही कैश रिसीव कर सकता है उसके ऊपर। पेएबल ऑन डिमांड भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। डिमांड का मतलब क्या है कि जिस वक्त भी आपके सामने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रखा गया आप पेमेंट करेंगे। 2-3 दिन का वो ग्रेस डे पीरियड देते हैं, 2-3 दिन का, लेकिन कंसेप्ट क्या है कि किसी भी वक्त डिमांड किया जा सकता है। और टाइम इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है? जिसमें टाइम मेंशन हो, टाइम मेंशन कि 25 अप्रैल को पे किया जाएगा, 6 महीने बाद पे किया जाएगा, टाइम इंस्ट्रूमेंट। और जिसमें ना टाइम मेंशन है ना ये मेंशन है ऑन डिमांड है, वो कौन सा होता है भला? वो डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही कहलाता है। जिस पे टाइम मेंशन है वो कौन सा है? टाइम इंस्ट्रूमेंट। और जिस पे टाइम मेंशन नहीं है डिमांड। डिमांड जिस पे डिमांड लिखा है वो डिमांड, जिस पे टाइम लिखा हुआ है कोई डेट या पीरियड वो टाइम इंस्ट्रूमेंट, और जिसमें कुछ भी नहीं लिखा इन दोनों में से वो डिमांड समझा जाता है। प्रिजम्पशंस का मतलब क्या है? प्रिजम्पशंस का मतलब है ऐसी चीजें जो एज्यूम की जाती हैं, ऐसी चीजें एज्यूम की। लॉ कुछ चीजों को एज्यूम करने का मतलब क्या होता है? एज्यूम करने का मतलब ये है लॉ ये फर्ज करेगा कि ये चीजें एज इट इज है। आपने अगर इनको गलत, इन अजम्पशन का रूल होता है लॉ में, अजम्पशंस को सही साबित करने के लिए सबूत की जरूरत नहीं है। अजम्पशंस को गलत साबित करने के लिए सबूत की जरूरत है। अगर कोई सबूत मौजूद नहीं है, ना उसके सही होने का ना उसके गलत होने का, तो लॉ उसको सही एज्यूम करेगा। पहली प्रिजम्पशन होल्डर, इसका मतलब क्या है? प्रिजम्पशन एज टू होल्डर का मतलब क्या है कि जो बंदा जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है एज्यूम किया जाएगा वो होल्डर इन ड्यू कोर्स है। होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स, इन दोनों में फर्क बताया था ना आपको एक दफा। होल्डर का मतलब जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या है? जो उसका ट्रू ओनर है, ठीक है। अगर कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता, ए और बी दोनों में लड़ाई है, कोई साबित नहीं किया जा सकता ट्रू ओनर कौन है, तो लॉ किसको ट्रू ओनर मानेगा? जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ये पेन है, ये भाई के पास है, और ये इन दोनों के दरमियान में झगड़ा हो गया, ये कहता है मेरा पेन है, मैं कहता हूं मेरा पेन है। लॉ क्या कहेगा? किसका पेन है? जिसका। अगर तो मेरे पास सबूत है तो वो मुझे पेन दे दिया जाएगा, इसके पास सबूत है इसको दे दिया जाएगा। अगर फर्ज कीजिए किसी के पास भी एविडेंस नहीं है, फिर जो होल्डर है उसी का माना जाएगा। होल्डर का कंसेप्ट समझ आ गया। कंसीडरेशन, एज्यूम किया जाएगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अगेंस्ट कंसीडरेशन रिसीव की जा चुकी है, ठीक है। अब मिस्टर ए अगर चेक देता है मिस्टर बी को, चेक डिसऑनर होता है, उसके खिलाफ ए के खिलाफ केस फाइल होगा। ए ये कहे कि सर बी से पूछे, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं, बी से पूछे इसने मुझे कोई चीज बेची थी जिसके बदले में मैंने इसको कैश चेक दिया है, मैंने तो बस वैसे ही चेक इसको दे दिया था। क्या ये आर्गुमेंट जो है माना जाएगा? नहीं, एज्यूम किया जाएगा कंसीडरेशन पे हो चुकी है। डेट, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो डेट लिखी है एज्यूम किया जाएगा ये इसी दिन ड्रॉ हुआ था। चेक के ऊपर मैं 20 दिन बाद की डेट लिख देता हूं, आज डेट लिखी, कौन सी डेट लिखी? 20 दिन बाद। मैं 31 जनवरी फॉर एग्जांपल लिख दी मैंने, क्या अज्यूम किया जाएगा? 31 जनवरी को ड्रॉ हुआ है। ये सिंपल है, ये इसमें टेक्निकलिटीज कोई नहीं है। एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर, जो चेक, जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया गया और जो ट्रांसफर किया गया, कब किया गया?
अच्छा, एक होती है इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी डेट, खासतौर पे प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज में मैच्योरिटी डेट कि ये कब ड्यू होगा पेमेंट के लिए। हम इसको निगोशिएट कर सकते हैं इसकी मैच्योरिटी डेट से पहले पहले, मैच्योरिटी डेट के बाद इसकी निगोशिएशन नहीं होती। मैच्योरिटी डेट पे अगर चेक की या तो जो भी इंस्ट्रूमेंट है या तो पेमेंट होगी या नहीं होगी। अगर पेमेंट हो जाए तो चेक वैसे ही खत्म हो गया, अगर पेमेंट नहीं हुई तो वो चेक डिसऑनर हो गया, उसकी लाइफ खत्म हो जाती है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट की लाइफ खत्म हो जाएगी मैच्योरिटी डेट पे। तो जितनी भी निगोशिएशन करनी है मैच्योरिटी डेट से पहले पहले करनी है। अगर हमने किसी बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट में लिखा कि पेमेंट की जाएगी 30 जून को, तो इसकी जितनी भी निगोशिएशन करनी है, ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट करना है, सारा कुछ 30 जून से पहले पहले हो। 30 जून को ये प्रेजेंट किया जाएगा, अगर पेमेंट नहीं होती तो डिसऑनर हो जाएगा, फर्दर निगोशिएट नहीं हो सकता 30 जून के बाद। एक्सेप्टेंस एंड ट्रांसफर का ये रूल है। ऑर्डर ऑफ ट्रांसफर का मतलब क्या है कि जब निगोशिएट करेंगे एक पार्टी से दूसरी पार्टी को, अब ए ने बी को किया, बी ने सी को किया, सी ने डी को किया, वो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जगह होती है नॉर्मली, उसके फेस पे भी लिख सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट की बैक साइड पे भी लिख सकते हैं, ये ट्रांसफर करने होता है जब आपने नाम और साइन वगैरह, और अगर जरूरत हो तो साथ में अलग पेज भी लगा सकते हैं। एज्यूम क्या किया जाएगा भला कि जिस ऑर्डर से वो इंस्ट्रूमेंट में नाम आ रहे हैं, निगोशिएशन भी उसी ऑर्डर से हो रही है, यानी जिसका तीसरे नंबर पे आ रहा है नाम, उसकी तीसरे नंबर पे निगोशिएशन हुई, जिसका 5वें नंबर पे नाम आ रहा है उसकी निगोशिएशन बाद में हुई। अगर आप दरमियान में जगह छोड़ के बाद में निगोशिएशन करते हैं और वापस आके फिर रीफिल करते हैं तो कोर्ट किस चीज को मानेगा कि निगोशिएशन तरतीब से होती रही है, जिसका नाम पहले उसकी निगोशिएशन पहले, जिसका नाम बाद में उसकी निगोशिएशन बाद में। ये कंसेप्ट कि किसकी निगोशिएशन पहले हुई या किसकी बाद में, ये आगे आएगा जब हम डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट को पढ़ रहे होंगे। स्टैम्प, ये थोड़ा सा हटके प्रिजम्पशन है कि जो अगर इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बारे में अज्यूम किया जाता है कि उसकी लीगल फॉर्मेलिटीज रिलेटिंग टू स्टैम्प पूरी हो चुकी थी, यानी उसके ऊपर स्टैम्प लगा होता। आपको याद है ना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प लगाते हैं। अगर इंस्ट्रूमेंट गुम हो जाए, जल जाए, तो लॉ क्या अज्यूम करेगा, स्टैम्प लगी हुई थी कि नहीं लगी हुई थी? लगी हुई थी जी। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए? कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमने तकरीबन सारी पढ़ी हुई थी स्वाइप प्रिजम्पशन के, इसमें कोई नया कंसेप्ट तो नहीं है, कोई मुश्किल चीज? आगे चलें, चलिए। अब ये थोड़ा अटेंटिव हो के कंसेप्ट समझिएगा, इसमें याद करने को आज कुछ नहीं बढ़ा रहा आपको, सिर्फ आपको पार्टीज बतानी है कौन कौन सी पार्टियां। स्टार्ट करें। कंसेप्ट है हमारा पार्टीज टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितनी पार्टीज होती हैं भाई? ये डिपेंड करता है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा है। प्रोमिसरी नोट है तो पार्टीज कितनी होगी? अच्छा, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं प्राइमरी पार्टीज, यानी जो मेन पार्टीज है। आपको पता है जैसे जैसे निगोशिएशन होती जाए पार्टीज ऐड होती जाती है, ठीक है। प्राइमरी पार्टीज जो है प्रोमिसरी नोट में दो, कौन कौन सी? जो लिख रहा होता है, जिसने पैसे अदा करने हैं, और जो रिसीव करेगा। नहीं, चेक में कितनी पार्टीज होती हैं? कौन कौन सी? ड्रॉई, पे। और चेक के केस में ड्रॉई हमेशा बैंक होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज, इसमें कहानी में ट्विस्ट है। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई, पे। अब ड्रॉर ने ड्राई को लिखा बिल ऑफ एक्सचेंज और पे को कहा ये जाके जरा ड्राई से साइन करवा लो। यानी मैं कस्टमर हूं, हफीज सेंटर में एक बंदे को मैंने लैपटॉप दिया, वापस किया, उसने मुझे पेमेंट देने के बजाय बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि ये नुक्कर वाला जो बंदा है दुकानदार, इससे मैंने पैसे लेने हैं, तो तुम इससे हफ्ते बाद इससे पैसे ले लेना। उसके ऊपर 50,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया। मैंने अब फौरन घर चला जाऊं, मैं पे ही हूं, दुकानदार ड्रॉर है, ड्राई कौन है? वो नुकर वाला। फौरन घर चला जाऊं मैं,
नुक्कर वाले से साइन करवाने हैं, पक्की बात है। मैं नुक्कर वाले के पास गया, नुक्कर वाला या तो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। यहां तो कहेगा मैंने पैसे देने हैं, बाकी लाओ साइन कर दो। यहां क्या कहेगा, मैंने पैसे कोई नहीं देने। अगर तो वो एक्सेप्ट करता है तो उससे हमने ड्रॉई कहा था। अगर एक्सेप्ट करता है वो ड्राई भी है और एक्सेप्टर भी है, उसे अब एक्सेप्टर भी कहेंगे। एक्सेप्टर का मतलब यह है कि उसने एक्सेप्ट कर चुका है। अब वो ड्राई एंड एक्सेप्टर बन गया, दोनों कह लें। क्लियर हो गया? ये ड्राई और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने से पहले पहले उसका नाम क्या था, ड्राई। जब उसने एक्सेप्ट कर लिया वो ड्राई भी है एक्सेप्टर भी है। दूसरी ऑप्शन क्या है, वो कहेगा भाग जाओ भाई, मैं तो उस बंदे को जानते नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा बताइए, इसने एक्सेप्ट नहीं किया, बेइज्जती नहीं, बिस्ती किसकी हुई? मेरी किस वजह से हुई है? ना मैं लेने में ना दे, ना भैया मेरी नहीं हुई, ड्रॉर की। भाई ड्रॉर कहेंगे भैया झूठे, तुम कह रहे थे ना पैसे लेना, कहना पैसे नहीं देने मैंने। अब मेरे जहन में तो यही आएगा कि जो दुकानदार है उसने कोई 2 नंबरी किया, उसकी फ्रॉडी है वो वहां। अब उस दुकानदार को भी पता है, सम टाइम वो क्या करते हैं, किसी ड्रॉई का नाम लिखता है वो दुकानदार, साथ में किसी बैंक का नाम भी लिख देता है। किताब में ये नहीं लिखा, किताब में लिखा किसी और का नाम लिख देता है, लेकिन नॉर्मली वो बैंक होता है, बैंक का नाम लिख देता है। मैंने कहा भाई एक तो तुमने ड्रॉई लिखा, ये तो समझ आती है बात कि तुमने ड्रॉई से पैसे लेने थे इसलिए ड्रॉई का नाम लिखा, ड्रॉई को जाके एक्सेप्ट कर। ये बैंक का नाम क्यों लिखा? दुकानदार कहने लगा तुम ड्रॉई के पास जाना, अगर वो एक्सेप्ट कर ले बहुत अच्छी बात, फिर बैंक का नाम इररिलेवेंट हो जाए। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता फिर तुमने इस बैंक वाले के पास जाना है, बैंक वाला मेरा नाम दे के इसको एक्सेप्ट कर लेगा। मेरी बैंक वाले से बात हुई है, ठीक है। ये एक दूसरी, इसे कहते हैं ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, यानी ड्राई कब, जब जरूरत पड़े। और जरूरत कब पड़ती है इसकी भला, जब ड्राई एक्सेप्ट नहीं करता, तो फिर ये ड्राई इन केस ऑफ नीड आ जाता है। एक्ट कहता है एक बात, कहता है क्लियरली, कहता है हम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को तब तक, अब देखें जब ये ड्राई रिफ्यूज कर देते हैं ना कि नहीं मैंने एक्सेप्ट नहीं करना, इसे हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस। इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर, अगर ये ड्राई इंस्ट्रूमेंट पे एक्सेप्ट ना करे इसे क्या कहेंगे, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। अगर तो सिर्फ ड्राई का नाम लिखा है ना, जैसे ड्राई ने कहा नहीं भैया मैं साइन नहीं करता, भाग जाओ, इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। हमने लीगल कार्रवाई के लिए एक कोर्ट कचहरी में कोई स्टैंप वगैरह लगवा के साइन करवा के ले आते हैं आगे फर्दर एक्शन लेने के लिए। लेकिन अगर ड्राई के साथ ड्राई इन केस ऑफ नीड का नाम भी लिखा था, एक्ट कहता है गौर से सुन ले बात, इस इंस्ट्रूमेंट को तब तक हम डिसऑनर नहीं समझेंगे जब तक के ड्राई इन केस ऑफ नीड भी इसको डिसऑनर ना कर दे। जब दूसरी जगह से भी बेइज्जती होगी फिर इसे कहेंगे, फिर इसे जब ये भी रिफ्यूज कर दिया और इसने भी रिफ्यूज कर दिया एक्सेप्ट करने के लिए, तो फिर हम कहेंगे ये डिसऑनर हुआ। अगर इसने रिफ्यूज कर दिया लेकिन इसने एक्सेप्ट कर दिया, उसे डिसऑनर नहीं कहेंगे। भाई बात समझ आई, ड्राई इन केस ऑफ नीड की बात समझ आई। अच्छा अब सुने, ड्राई इन केस नीड नहीं था, सिर्फ ड्राई लिखा था, ये गया पेई ड्राई के पास, नुकर वाले के पास, उन्होंने कहा सर ये बिल ऑफ एक्सचेंज भेजा उन्होंने कहा भाई मैं तो जानते कोई पैसा नहीं लेना देना मैंने इनको, फारक, डिसऑनर हो गया। मैंने कहा अच्छा अब तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगेंगे, तो पास कोई दूसरा बंदा बैठा हुआ था, वो भी दुकानदार था, उसने इंस्ट्रूमेंट देखा, उसने कहा यार ये कोने में ये इधर जो दुकान है इससे आपने डीलिंग किया? मैंने कहा बिल्कुल इसी ने दी है। ये तो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो मैंने कहा बस दोस्त है, बस तैयार हो जाएं, अब इसके खिलाफ एक्शन होने लगा। कहना ठहर जाएं, मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूं। बताइए अच्छा पहले ओरिजिनल पार्टी में उसका नाम शामिल ही नहीं है,
क्या वो बिल को एक्सेप्ट कर सकता है? कर सकता है? बताइए। लॉ कहता है कर सकता है, एक शर्त है। क्या? होल्डर की मर्जी हो। होल्डर की अगर मेरी मर्जी होगी तो फिर ठीक है भाई, हो सकता है मैं कहूं भाई तुम तो एक्सेप्ट करके निकल जाओ, पता नहीं तुम कौन हो, तुम कौन नहीं, मुझे तुम्हारा क्या पता। अगर यहां हो सकता है वो शमशेर सिंह हो, हाँ वो नूरीना तो मैं थोड़ी डबल शाह हो, तो मैं थोड़ी उसको एक्सेप्ट करूंगा। अगर मेरी मर्जी होगी फिर मैं इसको एक्सेप्ट, और अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है जो ओरिजिनल पार्टी नहीं था, इसे कहते हैं एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर, एक्सेप्टर फॉर ऑनर क्यों कहा इसको? हाँ, इज्जत अफजाई के लिए। किसकी इज्जत अफजाई के लिए? अच्छा, वैसे हो सकता है वो ये कह दे कि सर असल में ड्रॉर नहीं, मैं तो आपकी इज्जत अफजाई कर रहा हूं। तो मैं कहूंगा अच्छा जिसकी इज्जत अफजाई कर रहे हो लिख दो। जी, तो अगर उस ड्राई के पास कोई और बंदा बैठा था जिसने एक्सेप्ट कर लिया, ओरिजिनली ड्राई नहीं था, ड्राई इन केस ऑफ नीड भी नहीं था, ये डिफरेंट कंसेप्ट है और ये डिफरेंट कंसेप्ट है, तो उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर ने बताना होता है कि मैंने किसके ऑनर में ये चेक एक्सेप्ट किया, क्योंकि असल में इसका स्टेटस है गारंटर का। आपको याद होगा जो गारंटर होता था श्योरिटी, उसने पेमेंट कर देता था वो, लेकिन बाद में उसने रिकवरी करवानी होती थी। किससे? प्रिंसिपल डेटर से। एक्सेप्टर फॉर ऑनर है, अब ये इज्जत अफजाई के लिए एक्सेप्ट तो कर लिया इसने, लेकिन कह रहा है मैं चलो पेमेंट कर दूंगा, क्या इसको बाद में पैसे वापस मिलने चाहिए कि नहीं? तो ये किससे पैसे लेगा? ना, जिसके ऑनर में इसने एक्सेप्ट किया होगा, जिसके ऑनर में इसने एक्सेप्ट किया होगा। वैसे अगर कुछ भी ना लिखे तो ड्रॉर बनता है, और ज्यादातर ड्रॉर ही बनता है, ड्रॉर के ऑनर में ही एक्सेप्ट करते हैं। ये क्लियर हो गया एक्सेप्टर फॉर ऑनर का। एक्सेप्टर फॉर ऑनर जब ड्यू डेट पे पेमेंट भी कर दे, इसे क्या कहते हैं भला? पेमेंट फॉर ऑनर, कि उसने पेमेंट कर दी। पेमेंट फॉर ऑनर के बाद इसके कुछ राइट्स है, कुछ लायबिलिटी। अब देखें, एक्सेप्टर फॉर ऑनर है, एक्सेप्ट किया, क्या एक्सेप्ट करने के बाद इसकी कोई लायबिलिटी है? लायबिलिटी है क्या? अगर ड्राई पे नहीं करेगा तो ये पे करेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। एक्सेप्टर की लायबिलिटी क्या है? अगर ड्राई पे, इसका मतलब ये हुआ एक्सेप्ट किया उसने, लेकिन 2 महीने बाद जब मैच्योरिटी डेट आएगी, इंस्ट्रूमेंट दोबारा ड्राई के पास जाएगा, और अगर ड्राई को उस वक्त तक अकल आ गई तो वो पे कर दे, अच्छी बात है। अगर उस वक्त दोबारा रिफ्यूज कर देता है, फिर इसके पास आएगा, फिर ये पे करेगा। ये बात समझ आए कि लायबिलिटी क्या है एक्सेप्टर की? के पे करे। अच्छा, पे कर देगा, इसका कोई राइट भी है? बिल्कुल, कि पैसे रिसीव करेगा। भाई रिसीव भी तो करने हैं इसने, पे कर रहा है बेचारे ने, तो उसकी इज्जत बचाने के लिए पेमेंट की है ना, तो बाद में इसको पेमेंट, इसको सवाब तो मिलेगा ही इंशाल्लाह, इसको पैसे भी इसके वापस मिलने चाहिए। तो उसके लिए सू करेगा। किसको सू करेगा? जिसके ऑनर में, हाँ, या उससे पिछली जितनी भी पार्टीज होते हैं वो सारी लायबल होती है। और ये तो हो गया लायबल। और जब पेमेंट कर देगा,
उस वक्त ये असल में राइट यहां पे भी है, यहां पे भी सेम राइट है, क्योंकि ये राइट इंडिकेट कर रहा है कि जब पेमेंट कर देगा राइट उस वक्त बनेगा, लायबिलिटी तो उसी वक्त बनेगी ना जब उसने एक्सेप्ट कर लिया, साइन कर दिया। राइट कब बनेगा? पेमेंट करेगा। तो यहां पे उन्होंने पता नहीं क्यों लिख दिया, यहां पे राइट लिखना बेहतर था पेमेंट फॉर ऑनर के साथ। बहरहाल तो इसका राइट होगा बाद में पेमेंट रिसीव। अच्छा, बाद में जब ये पेमेंट रिसीव करेगा ड्रॉर से, तो बताइए सिर्फ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की अमाउंट रिसीव करेगा कि आने जाने का अगर खर्चा हुआ वो भी करेगा, नेसेसरी एक्सपेंसेस भी करेगा। क्लियर हुई बात? आज हमने ड्रॉई से आगे कहानी लेके गए। बिल ऑफ एक्सचेंज के कितनी पार्टीज हैं? कौन कौन सी? ड्रॉर, ड्रॉई, पेई। ड्रॉई जिसने पैसे देने हैं, जब उसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज जाएगा, एक्सेप्टेंस के लिए जाता है ना, जाएगा, यहां तो वो एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, एक्सेप्टेंस से पहले पहले उसे क्या कहा हमने? एक्सेप्टेंस के बाद क्या कहेंगे? ड्रॉई भी, एक्सेप्टर भी। एक्सेप्टर वैसे ज्यादा कंप्रीहेंसिव वर्ड है। और अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता तो देखा जाएगा कि कोई ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है कि नहीं। अगर कोई ड्रॉई इन केस ऑफ नीड नहीं है, कोई एक्सेप्टर फॉर ऑनर भी नहीं है, क्या कहा जाएगा? डिसऑनर ड्यू टू नॉन एक्सेप्टेंस, क्योंकि एक्सेप्टेंस के बाद डिसऑनर हुआ है। और अगर कोई ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है, फिर क्या होगा? फिर इसके डिसऑनर होने पे ड्रॉई इन केस ऑफ नीड के पास जाया जाएगा, जो कि नॉर्मली कोई बैंक होता है। अगर ये भी डिसऑन कर दे, अब कहा जाएगा इसे ये इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गया। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट कर लेता है, तो हालांकि इसने डिसऑनर किया, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट को डिसऑनर नहीं समझा जाएगा अगर इसने एक्सेप्ट कर लिया। फर्ज कीजिए ड्रॉई इन केस ऑफ नीड नहीं है, ड्रॉई के पास कोई और बंदा बैठा था, ठीक है, उसने ड्रॉर की या किसी और की इज्जत रखने के लिए, मार्केट में रेपुटेशन सबसे अहम चीज होती है, इज्जत रखने के लिए इसको एक्सेप्ट कर लिया, इसे क्या कहेंगे? एक्सेप्टर फॉर ऑनर। और अगर ये ड्यू डेट पे पेमेंट भी कर दे, बताइए ड्यू डेट पे इंस्ट्रूमेंट डायरेक्टली एक्सेप्टर फॉर ऑनर के पास जाएगा कि पहले ड्रॉई के पास दोबारा जाएगा? फिर एक्सेप्टर फॉर ऑनर का। एक्सेप्टर फॉर ऑनर की कोई लायबिलिटी है? क्या लायबिलिटी? कि पे करे वो जब ड्रॉई डिसऑनर कर दे उसको दोबारा मैच्योरिटी डेट पे। और इसका राइट है कोई? क्या राइट है? कि वो पैसे रिसीव करे फिर जिसके ऑनर में इसने पेमेंट की है, ठीक है, जो कि अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो कौन होता है? ड्रॉर। क्लियर हो गया? इंस्ट्रूमेंट एक्सेप्ट किया ड्रॉई ने, आगे चला गया पेई के पास। 2 महीने तक किसके पास रहेगा इंस्ट्रूमेंट? पेई आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता है, जिसको ट्रांसफर करेगा उसे कहते हैं इंडोर्सी। और क्या वो इंडोर्सी आगे किसी को ट्रांसफर कर सकता है? तो उस आगे जिसको ट्रांसफर किया उसको क्या कहेंगे? और इसको क्या कहेंगे? इसको इंडोर्सी भी कहेंगे, इंडोर्सर भी कहेंगे। ये इंडोर्सी भी है, इसके लिए इंडोर्सी है, इसके लिए इंडोर्सर है। ये समझ आ रहा है सीक्वेंस? अभी सही सीक्वेंस समझ नहीं आ रहा होगा, आगे चल के जब डिसऑनर करवाऊंगा ना, फिर आपको पता चलेगा इसने पैसे लेने हैं इससे, इसने पैसे लेने हैं इससे, इसने पैसे लेने हैं, हाँ ये आगे कहानी चलेगी। इसीलिए आपको सीक्वेंस, भाई पार्टी समझ आई कुछ? ठीक है, अब आपने ऐसा करना है आज घर जाके, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2, ये 2 लर्निंग ऑब्जेक्टिव तसल्ली से पढ़ने और समझने हैं। ठीक है, कैसे? तसल्ली से पढ़ने और समझने हैं। ठीक है जी, आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।